कहानी शुरू करने से पहले हम पार्ट 1 का रिकैप देख लेते हैं। नाइली एक ताकतवर स्पिरिचुअल डीमन मास्टर जिसने सेज एम्परर से लड़ते लड़ते जान दे दी, लेकिन मौत के बाद वो लौट आया अपने 13 साल की शरीर में, पूरा अतीत याद रखते हुए, पूरा फ्यूचर का नॉलेज याद रखते हुए। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो है भविष्य का योद्धा जिसने अपना शहर जलते हुए देखा था और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को आंखों के सामने मरता हुआ देखा था, और अब वो सब कुछ बदलने आया है। नाइली की ये दूसरी जिंदगी है, पर क्या इस बार वो भाग्य को हरा पाएगा, फ्यूचर को बदल पाएगा? क्या वो ग्लोरी सिटी को बर्बाद होने से बचा पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करो, अगले एपिसोड की घंटी बजाओ और जुड़े रहो टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स के साथ। नीली आत्मविश्वास से कहता है, मेरे रहते चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे पास लाइटनिंग फायर टेक्निक के 69 चैप्टर्स हैं और ये सब बहुत ही शक्तिशाली तकनीकें हैं। वह कुछ पल सोचता है और उसके मन में विचार आता है, रेड थंडर स्काई फायर टैक्टिक्स? नहीं, यह तकनीक बहुत खतरनाक है। इससे अभ्यास करते समय मेरिडियंस ऊर्जा मार्ग को नुकसान हो सकता है। इसके बजाय थियन लिन टैक्टिक्स ज्यादा उपयुक्त है ड्यू जी के शरीर के लिए। लेकिन इसमें वो तकनीकें भी शामिल हैं जो खुद टियान लिन टैक्टिक्स के रचयिता ने कभी अभ्यास नहीं की। पहले 9 स्तर तक तो फॉर्मूले के अनुसार कोई दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन आखिरी 3 स्तर। नीली गंभीरता से कहता है, तुम टियान लिन टैक्टिक्स सीखोगे। मेरी जानकारी के अनुसार ये लाइटनिंग फायर टेक्निक की टॉप 3 तकनीकों में है। मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला सिखाऊंगा, अभ्यास भी कराऊंगा और समय मिलने पर तुम्हारे लिए इसे लिख भी दूंगा। थोड़ा रुककर नीली आगे कहता है, लेवल 9 तक पहुंचना अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। बाकी के 3 स्तर वो ड्यूजी की किस्मत पर निर्भर करेंगे। ड्यूजी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। दूजे ध्यान लगाकर चुपचाप एक रहस्यमय मंत्र का उच्चारण करता है। उसकी आंखें बंद हैं और उसके चारों ओर एक नीली आत्मिक ऊर्जा, सोल पावर, लहराने लगती है। पास खड़ा लू पियाओ यह देखकर हैरान हो जाता है। मंत्र पढ़ते ही दूजे की आत्मा शक्ति सक्रिय हो जाती है। वह उत्साहित होकर कहता है, सिर्फ चुपचाप मंत्र पढ़ने से ही आत्मा सागर, सोल सी, सक्रिय हो गया है। आत्मिक शक्ति बढ़ने लगी है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। इतनी शक्तिशाली तकनीक है ये। पास खड़ा नीली मुस्कुराते हुए कहता है, अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए हर स्तर की पूरी तकनीक लिख दूंगा। ड्यूजी नीली द्वारा दिए गए टायन लिन टैक्टिक्स ध्यान लिन तकनीक को लेकर बेहद प्रेरित है। वह सोचता है, यह मुमकिन है, मैं कर सकता हूं। अगर मैं तिहान लिन तकनीक में कड़ी मेहनत करता हूं तो मैं अपने कबीले और माता पिता की किस्मत बदल सकता हूं। वह खुद को भरोसा दिलाता है कि अब कोई भी परेशानी उसके लिए मुश्किल नहीं है। वह भावुक हो जाता है और मन में ठान लेता है कि नीली ने मुझे जो ये तिहान लिन तकनीक दी है, उस उपकार को मैं जीवन भर याद रखूंगा। फिर वह संकल्प करता है, अगर भविष्य में नीली को कभी मेरी जरूरत पड़े, अगर वह काम खतरनाक हो तो, अगर मैं डू जी एक पल के लिए भी हिचकिचाऊं, वह अपनी मुट्ठी में चमकता हुआ पत्थर कस के पकड़ते हुए कसम खाता है, तो मैं स्वर्गीय दंड, हेवेंस रेट्रिब्यूशन सहने को तैयार हूं। नीली ने डुजे का कंधा पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, ऐसा मत कहो, हम भाई हैं। ये तो बस एक साधना की तकनीक है। लुपियाओ ने दोनों की बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम लोगों की बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई तो सुख दुख एक साथ बांटते हैं। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, नाइली, मेरी सोल सी तो लाल रंग की है, क्या मैं भी सोल पावर की साधना कर सकता हूं? नाइली ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। फर्क बस इस बात का है कि तुम्हें अपनी सोल सी के अनुसार सही तकनीक से साधना करनी होगी। लू पियाओ उत्साहित होकर कहता है, अच्छा अब मुझे देखो, और आत्मविश्वास के साथ क्रिस्टल को पकड़कर अपनी आत्मा शक्ति उसमें डालने की कोशिश करता है। वह आंखें बंद कर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करता है। चारों ओर लाल ऊर्जा की आभा दिखती है, जिससे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, यी, और यी या, जैसे बहुत बड़ा धमाका होने वाला हो। लेकिन जैसे ही सबकी नजर उस पर जाती है, क्रिस्टल में बस हल्की सी प्रतिक्रिया होती है।
बगल में बैठा डूजे तिरछी नजर से उसे देखता है। उसके चेहरे पर एक शांत मगर व्यंग्य भरा भाव होता है, जैसे कह रहा हो, इतनी नौटंकी के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अंत में लू प्याओ निराश होकर पसीने से भीगा क्रिस्टल को देखता है और कुछ बोल नहीं पाता, बस उसकी सारी उम्मीदें जैसे चकनाचूर हो जाती हैं। लू प्याओ गुस्से में, तुम लोग सच में कितने दयनीय हो। क्रिस्टल में एक लाल नीला रूप दिखता है। नाई ली समझाते हुए, रेड सोल सी कैओस श्रेणी की विशेषता है रेड सन फॉर्म। रेड सन का सी सोल फॉर्म आम है, लेकिन यह कैओस श्रेणी में आता है और हर 10,000 लोगों में से सिर्फ एक के पास होता है। नी ली उत्साहपूर्वक सुझाव देता है, तुम कैओस स्पिरिट तकनीक क्यों नहीं आजमाते? लू प्याओ हैरानी से, कैओस स्पिरिट तकनीक, क्या वो ताकतवर है? नी ली हौंसते हुए समझाता है, बिल्कुल, ये तियानलिन तकनीक के बराबर है। इसके अलावा इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, बस अपने शरीर की कैओस शक्ति को पोषित करना होता है। यह तकनीक तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। नीली ने अपने दोस्तों को कैओस स्पिरिट टेक्निक सिखाई, जो एक अत्यंत शक्तिशाली और ऊंचे स्तर की तकनीक थी। लेकिन उसने साफ कहा कि क्या तुम इस तकनीक के जरिए टॉप लेवल तक पहुंच पाओगे या नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। लू पियाओ नीले बालों वाला दोस्त हौंसते हुए जवाब देता है, मुझे टॉप लेवल तक जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं डीमन स्पिरिट सिल्वर लेवल 1 तक भी पहुंच जाऊं तो मैं खुश हूं। यह सुनकर नीली मन ही मन सोचता है, अगर केओस स्पिरिट टेक्निक का निर्माता लू पियाओ की इतनी छोटी महत्वाकांक्षा के बारे में जान ले तो पता नहीं क्या सोचेगा। वास्तव में यह तकनीक शरीर में केओस फोर्स को बहुत तेजी से बढ़ाती है, जिससे अभ्यास की गति असाधारण हो जाती है। ऐसे में सिर्फ सिल्वर लेवल पर रुकना संभव ही नहीं होता। फिर भी लू पियाओ को अपनी बात पर भरोसा है। इसके बाद वेइनान, भूरे बालों वाला दोस्त, उत्साहित होकर कहता है, अब मेरी बारी है। नीली ने फिर वेइनान और बाकी दोस्तों की शारीरिक बनावट, फिजिक की जांच की और उनके अनुरूप शक्तिशाली तकनीकें सिखाईं। ये तकनीकें भले ही तियानलिन टेक्निक और केओस स्पिरिट टेक्निक जितनी शक्तिशाली न थीं, लेकिन वे टॉप लेवल की तकनीकें थीं और उन लड़कों की बॉडी के लिए सबसे उपयुक्त थीं। नाइली, जो अपनी पिछली जिंदगी में एक महान योद्धा था, अब अपने पुनर्जन्म के बाद एक नई शुरुआत कर रहा है। वह सोल पावर जांचने वाले क्रिस्टल को पकड़ते हुए सोचता है, मुझे अपनी सोल पावर खुद जांचनी चाहिए। पिछली जिंदगी में मैंने बहुत सी बेकार तकनीकों का अभ्यास किया, जिससे मेरी शक्ति बिखर गई। इस जीवन में मुझे शुरुआत से ही सबसे उपयुक्त तकनीकों का चुनाव करना होगा। नीली क्रिस्टल में अपनी सोल पावर जांचता है और उससे एक लाल आभा निकलती है। ये देखकर पास बैठे लूपियो, नीले बालों वाला और डूजे, दाएं कोने वाला लड़का, चौंक जाते हैं। लूपियो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और कहता है, पू। ड्यूजी उसे डांटते हुए कहता है, हंसो मत। नीली एक आत्मा पत्थर, सोल क्रिस्टल को हाथ में लेकर ध्यान से देखता है, जबकि उसके दोस्त डूजे और एक अन्य व्यक्ति पास खड़े हैं। वह आत्मा पत्थर में झांककर देखता है कि उसकी आत्मा शक्ति अभी भी सिर्फ 5 है और उसके आत्मा सागर सोल सी का रंग लाल है, जो कि बिखरा हुआ और बिना किसी विशेष गुण एट्रीब्यूट्स के है। नीली मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, हाँ, तो मेरी आत्मा का सागर शुरुआत में ऐसा ही था, ना कोई ठोस रूप, ना कोई विशेषता। इसे सबसे कमजोर आत्मा सागर प्रकार माना जाता है और फिर मैंने इसमें तरह तरह की तकनीकें आजमाई, जिससे यह और भी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया। यह दृश्य दर्शाता है कि नीली कितनी विनम्र शुरुआत से आया है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी आत्मा शक्ति भले ही कमजोर हो, लेकिन उसका आत्मविश्वास और ज्ञान उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकता। नीली ध्यान में बैठा हुआ सोच रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि डेमन स्पिरिट बुक के टेम्पोरल स्पेस में इतनी देर तक अभ्यास करने के बाद भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। असली कारण यही था। उसके मन में एक नई समझ उत्पन्न होती है। जब आत्मा सागर सोल सी में कोई गुण एट्रीब्यूट नहीं होता तो वो अस्थिर हो जाता है और उसमें सबसे जल्दी परिवर्तन आता है। इसलिए ऐसे सोल सी के लिए सामान्य तकनीकें उपयुक्त नहीं होती। अब वह याद करता है कि ऐसी स्थिति में उपयोग की जाने वाली तकनीकों के 3 प्रकार होते हैं। 1. हेवनली गॉड टैक्टिक्स, स्वर्गीय देव तकनीकें। ये तकनीकें सबसे अधिक विस्तृत और जटिल होती हैं। इन्हें सीखना बहुत कठिन होता है। 2. बैटल गॉड टैक्टिक्स,
युद्ध देव तकनीकें। ये तकनीकें सबसे आक्रामक और शक्तिशाली होती हैं। 3. वॉइड टैक्टिक्स, शून्य तकनीकें। ये सबसे गुप्त और रहस्यमयी तकनीकें होती हैं। नीली गंभीरता से सोचता है, अगर मैं उपलब्धि की दृष्टि से तुलना करूं तो हेवनली गॉड टैक्टिक्स ही सबसे बेहतर है। ये तकनीकें लचीली होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेरी नॉन एट्रीब्यूट आत्मा। अंत में वह संकल्प लेता है, अगर मैं हेवनली गॉड टैक्टिक्स को पूरी तरह सीखने में सफल रहा तो मैं हर प्रकार की तकनीकें सीख सकूंगा, असीम शक्ति प्राप्त करूंगा और अपनी खुद की राह बना सकूंगा। नीली सोचता है, सामान्य तकनीकों का अभ्यास करने पर सोल सी में केवल एक ही स्पिरिट रह सकती है, जिसे तब बदला जा सकता है जब कोई और अधिक शक्तिशाली स्पिरिट प्राप्त हो। लेकिन अगर मैं हेवनली गॉड टैक्टिक का अभ्यास करूं तो सोल सी में 7 अलग अलग एट्रीब्यूट स्पिरिट्स को रखा जा सकता है। हर कॉम्बिनेशन के साथ पावर विस्फोटक रूप से बढ़ेगी और रिजल्टिंग पावर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो क्या हुआ अगर हेवनली गॉड टैक्टिक अपनाने से मेरी स्पीड धीमी हो जाएगी? कोई बात नहीं, ग्रेटनेस का असली रास्ता यही है। सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन प्रैक्टिस से शुरुआत करूंगा, फाउंडेशन को मजबूत करूंगा और फिर स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंचूंगा। नीली ने पहले ही कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। यह देखकर डूजे लू पियो से कहता है, नीली ने तो पहले ही कल्टीवेशन शुरू कर दी है, हमें भी शुरू कर देना चाहिए। लू पियो सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, नीली गहरी साधना में डूबा हुआ है। वह सोचता है, हमें कल्टीवेशन की गति पर नहीं बल्कि मजबूत फाउंडेशन पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़कर इसे सशक्त बनाना होगा। इसके बाद नीली और उसके सभी साथी लूपियो, डूजे और अन्य पुस्तकालय के कमरे में बैठकर ध्यान करने लगते हैं। सबके सामने किताबें रखी हैं और वे पूरी एकाग्रता से कल्टीवेशन में लीन हैं। अगले कुछ दिनों तक नीली और उसके मित्र कक्षा के समय में पुस्तकालय के कमरे में ही रहते थे। वे केवल भोजन और विश्राम के लिए ही बाहर निकलते थे। तीसरा दिन चल रहा है। नीली साधना मेडिटेशन की स्थिति में बैठा है। उसकी बॉडी के चारों ओर फ्लेम जैसी ऑरा दिख रही है। यह उसकी बढ़ती हुई सोल पावर को दर्शा रही है। साधना के बाद वह पुस्तकालय में आराम करने बैठता है। थोड़ा थका हुआ लगता है और गहरी सांस लेता है। वह शांत होकर अपनी जेब से एक चमकता हुआ सोल क्रिस्टल निकालता है। ध्यान से देखने पर उसमें कई चमकते बिंदु दिखाई देते हैं। नीली मुस्कुराता है और सोचता है, 30 पॉइंट्स है। शेनशू जब ये देखेगी तो क्या कहेगी? वो जानता है कि शेनशू ने उसे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन अब उसकी सोल पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वह सबको चौंका देगा। इसी समय दृश्य बदलता है बिगिनर प्रैक्टिशनर क्लास की ओर, जहां एक प्यारा सा स्पिरिट बीस्ट सीढ़ियां चढ़ता दिखता है। क्लास का माहौल शांत था, लेकिन निंगेर का मन बेचैन। वो अपनी सीट पर बैठी सोच रही थी। वो पिछले कुछ दिनों से गायब है। इलाज का समय भी आ गया है। क्या नीली भूल गया? उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो चुपचाप बैठी थी, पर उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। तभी जियून, जो पास में बैठी थी, हैरानी से उसे देखती रही। निंगेर आजकल हर समय खोई खोई और अनमनी रहती है। जियून के मन में अचानक एक शंका उठी, कहीं उसे नीली से प्यार तो नहीं हो गया? आखिर उस लड़के में है ही क्या खास? वो हैरानी और जलन से निंगेर की ओर देखने लगी। इस बीच टीचर पीठ घुमाकर पढ़ा रही थीं, लेकिन जियून और निंगेर दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। टीचर मुस्कुराते हुए सोचती है, कहीं पर मेहनत कर रहा है। क्या नीली ये सोचता है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करके वो अपनी सोल पावर को 5 से 100 तक सिर्फ 2 महीनों में बढ़ा सकता है? टू बैड, तुम एक बेकार इंसान हो जिसकी सोल सी सिर्फ रेड कलर की है। तैयार हो जाओ 2 महीने में स्कूल छोड़ने के लिए। ये उस बात की सजा है जो तुमने मुझे पलट कर जवाब दिया था। अब वह बाकी छात्रों को समझाती है। सोल सी के 7 कलर्स में रेड सबसे लोएस्ट ग्रेड होता है। ग्लोरी सिटी के लंबे इतिहास में जिनकी सोल सी रेड थी, उनमें से कुछ ही लोग सिल्वर डीमन स्पिरिटस ग्रेड तक पहुंच पाए हैं। जब तक कोई मिरेकल न हो, रेड सोल सी की सोल पावर को कंटेन करने की कैपेसिटी लगभग 600 होती है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, सोल पावर को बढ़ाना और भी मुश्किल होता जाता है। एक स्टूडेंट परेशान होकर बोला, अगर मैं अधिकतम 600 सोल पावर तक ही पहुंच सकता हूं, तो क्या मेरा अंतिम स्तर ग्रीन ब्रॉन्ज लेवल 5 ही रहेगा? पास बैठा एक और स्टूडेंट गुस्से में बोला, छह। कक्षा में खड़ी टीचर शेनशू
जो लाल बालों वाली सख्त स्वभाव की महिला हैं, ने गंभीरता से कहा, कुछ चीजें जन्म से तय होती हैं, लेकिन इंसान को अपनी किस्मत से लड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए। मगर उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह घमंड से सोच रही थी, कुछ लोग चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं और कुछ होते हैं सस्ते, आम लोग। उनका चेहरा तिरस्कार से भरा था। गुलाबी बालों वाली शांत और बुद्धिमान स्टूडेंट जियून सोचने लगी, ग्लोरी सिटी लगातार डीमन बीस्ट के खतरे में है और ऐसे वक्त में भी हमारी टीचर शेनशियू आम लोगों और अमीरों के बीच फूट डाल रही हैं। लगता है उन्हें शहर की हालत की कोई परवाह नहीं। एक और स्टूडेंट गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, सो डिटेस्टेबल, बहुत ही घटिया है। और फिर उम्मीद से सोचने लगा, काश नीली यहां होता, वो जरूर हमारे लिए खड़ा होता। क्लास खत्म होते ही नीली बड़े कॉन्फिडेंस में ऐलान करता है, मैं अपनी सोल पावर 2 महीने में 5 से सीधा 100 कर दूंगा। अब भाई बोलने में तो आसान है, पर सच बताऊं, ये बंदा कुछ ज्यादा ही मोहफट है या बस घमंडी। सीरियसली, ग्रीन ब्रॉन्ज वाले भी शायद ऐसा ना कर पाए और ये तो अभी स्टार्टिंग लाइन पर है। फिर भी दिल से तो चाहता हूं कि नीली ही जीते। वो जो ओवर स्मार्ट वाली लड़की है ना, उससे तो मेरी भी चिढ़ है। हाँ यार, उम्मीद कम ही है, पर देखेंगे क्या करता है। मेरी भी यही फीलिंग है। अब इधर कुछ बंदे तो नीली का मजाक उड़ा रहे हैं। नीली अपने सीनियर से पंगा लेता है, बड़े घराने वालों से भिड़ जाता है, अपने ही कबीले की बेइज्जती करवा रहा है। दूसरा लड़का भी ताना मारता है, कुछ लोगों को आम लोगों के साथ उठने बैठने का ही शौक होता है। भाई क्या ही कर सकते हैं। शाम ढल चुकी है। नीली और उसका गैंग लाइब्रेरी में जमे हुए हैं। एक दोस्त उबासी लेते हुए बोलता है, यार पेट तो पूरा भर चुका है। दूसरा हौंसते हुए, डिनर टाइम है तो यहां कोई आता भी नहीं। डूजी बड़ा सीरियस होकर कहता है, नाइली, मेरी सोल पावर अब 89 हो गई। लग रहा है बस 7 दिन में ग्रीन ब्रॉन्ज लेवल 1 टच हो जाएगा। नाइली मुस्कुरा के, शाबाश, मुझे लगता है तुम लोग 2 महीने में ग्रीन ब्रॉन्ज लेवल पर पहुंच ही जाओगे। सब अपनी अपनी ट्रेनिंग और प्रोग्रेस की डींगे हाँक रहे हैं। लू पियाओ हमेशा की तरह एक्साइटेड रहता है, बोल पड़ता है, यार हमें कुछ एलिक्सिर लेने चाहिए। सोचो, बिना किसी एलिक्सिर के ही इतनी ग्रोथ कर ली, अब अगर मिल जाए तो क्या ही सीन होगा। एक और दोस्त बोलता है, सही तो कह रहा है लू पियाओ, लेकिन एलिक्सिर आएगा कहां से? एक की कीमत ही 10,000 डीमन स्पिरिट करेंसी है। एक और दोस्त बोलता है, हमने बकरियां मार मार के 16,000 करेंसी जोड़ी थी, सोल क्रिस्टल खरीदने में ही 6,000 उड़ गए, अब बस 10,000 बचे हैं। नीली अचानक प्रोफेसर मोड में, ठीक है, तुम लोग ऊपर जाकर प्रैक्टिस करो, मुझे आज रात कुछ बड़ा करना है। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए नीली मन ही मन, कुछ तगड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे ये 10,000 करेंसी 10 गुना हो जाए। लू प्याओ थोड़ा केयरिंग टाइप, तू अकेला रहेगा, मदद चाहिए तो बोल देना। नीली मन में, आज रात श्याओ निंघर का इलाज करना है, अगर ये हो गया तो कमाल ही हो जाएगा। नीली सबको टालकर, ना भाई कोई जरूरत नहीं। जैसे ही सब निकलते हैं, नीली मजाकिया अंदाज में, अच्छा फिर मेरी लेवल, अब की स्पीड देखकर जलना मत। डूजा हौंसते हुए, सपने देखता रह भाई। लू पियाओ, तू इतना बोलता क्यों है? डूजी छुटकी, तेरे जैसे ट्रेनिंग करने वाले से तो नीली भी शर्मिंदा हो जाए। बाकी सब हौंसी रोक ही नहीं पा रहे। अब सीन कट, नीली एक लंबा सा खाली सा गलियारे में अकेला खड़ा है, सामने उजाले की तरफ देख रहा है। बिना बोले सब समझ आ रहा है, बंदे के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। लड़का फुल सीरियस मोड में है। सब कुछ बर्बाद हो गया था, राक्षसों की वो दहाड़, लोगों की चीखें, सब कुछ खो दिया। मैं कुछ नहीं कर पाया। अपने ही लोग जंजीरों में, गर्व टूटा, आत्मा रोती रही। सियोन, तुमने ही तो संभाला था मुझे जब मैं टूट रहा था। तुम्हारी आंखों का यकीन वो कभी भूल नहीं सकता। फिर भी मैं तुम्हें बचा नहीं सका, तुम्हें खींच कर ले गए, मैं बस देखता रह गया। मैंने सब खो दिया, दोस्त, शहर, प्यार और सबसे बड़ी चीज, खुद की जिम्मेदारी। अब नीली की आंखों में आग सी है, जिद्द भी। पर अब मुझे एक और मौका मिला है, इस बार सब बदल डालूंगा। चुप नहीं बैठूंगा जियून, इस बार तुम्हें बचाऊंगा। उधर जियून बड़ी शांति से किताब पढ़ रही है। नीली खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा है। शांत हो जा यार, ये जियून के पास कैसे जाऊं कि वो डर न जाए।
मन ही मन पेप टॉक चल रही है, लेकिन बेचैनी छुपाए नहीं छुप रही। दोस्तों से कहता है, तुम लोग आगे जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी में कुछ काम है। जैसे ही वो उल्टी दिशा में मुड़ता है, दोस्त चौंक जाते हैं। अबे, दरवाजा तो उधर है, ये चल कहाँ रहा है? नाई ली चुपके से लाइब्रेरी के कोने से घूमता है, चाल में अजीब सी टेंशन है। तभी दोस्त फुसफुसाते, अबे वो देख। आखिरकार नीली की नजर उस लड़की पर जाती है, ये सी युन। क्या ये जी युन है? वो खुद से बड़बड़ाता है। वो लड़की किताब में खोई है, बड़ी मासूम लग रही है। नीली घबरा जाता है, सांसें तक रुक सी जाती हैं। पीछे दोस्त आपस में मजाक कर रहे हैं, देखना 15 मिनट में नीली फेल हो जाएगा और हमारी क्लास की ब्यूटी उसकी शक्ल तक नहीं देखेगी। दूस बेचारा फिक्रमंद। बस उम्मीद करता हूं नीली का दिल न टूटे। जियुन वो एक पुरानी किताब लिए बैठी थी, पूरी तल्लीनता से पढ़ रही। तभी नीली की नजर पड़ी, अरे ये तो लाइटनिंग फायर होली स्क्रिप्चर पढ़ रही है। बंदा थोड़ा चौंका, मुस्कुरा भी दिया अपने आप में। जियुन किताब को घूरते घूरते सोचने लगी, दूसरे वॉल्यूम के बाद सब प्राचीन भाषा में है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। नीली को सब याद है, ये तो जबरदस्त है। मैं तो अपने आप को टॉप पर समझती थी, पर बंदा मुझसे कोसों आगे निकला। नीली वहीं शेल्फ के पास टिका था, जयुन को किताब में उलझा देख रहा। उसके चेहरे पर वही पुराना चालाकी वाला स्माइल आ गया। मन में सोचता है, देखो पकड़ लिया इसने किताब जैसे ही। 100% मेरे से कंपेयर कर रही है, इसे भली भांति जानता हूं मैं। वो धीरे से उसके पास गया, थोड़ा छेड़ते हुए बोला, ओहो, ये जियुन क्लासमेट भी लाइटनिंग फायर होली स्क्रिप्चर में इंटरेस्टेड हैं क्या? जियुन ने किताब से नजर हटाई, हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, लेकिन यह किताब बहुत टेढ़ी है। उलट पलट के देखी, मगर ज्यादातर समझ ही नहीं आ रहा। नीली ने उसकी उस मासूमियत पर फिर वही हल्की सी मुस्कान फेंकी। साफ था, जयुन असल में सिर्फ किताब नहीं, शायद खुद नीली को भी समझने की कोशिश कर रही थी। अब पीछे से लू पियाउमजेदार बंदा दोस्तों के साथ शेल्फ के पीछे से तांक छांक करते हुए फुसफुसा के बोलता है, नीली की शातिर चाल का ये क्या जवाब निकला। शेव वैसे तो खुद को बड़ा समझता है, अब साफ मना कर दिया कि उसे ये किताब समझ नहीं आती। नीली से दूर भी रहा और फिर भी अपना इमेज बचा ली। इस बार तो नीली हार गया। फिर खुद ही एक्साइट होकर बोलता है, वाह चालाक। नीली ने एक और किताब निकाली, समझाते हुए बोला, देखो ये जो लाइटनिंग फायर होली स्क्रिप्चर है ना, वो फेंग शुए एम्पायर की प्राचीन भाषा में है, और वो जमाना मतलब बहुत पुराना, तो डिकोड करना थोड़ा टफ है। फिर किताब को घुमाते हुए बोला, लेकिन अगर हेजिन साम्राज्य की भाषा पहले सीख लो तो ये सब आसान हो जाता है। जियुन ने एकदम झट से पूछ लिया, हेजिन साम्राज्य? वो थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर याद करने लगी पुराने जमाने की बातें। डार्कनेस एज से पहले 3 बड़े युग थे, सबके नाम उनकी सुपर पावरफुल डायनेस्टीज पर। हॉली स्पिरिट साम्राज्य, फेंग शुए साम्राज्य और सेक्रेड साम्राज्य। हे जिन शायद फेंग शुए जमाने का ही कोई मेजर एम्पायर रहा होगा। नीली बस खड़ा मुस्कुरा रहा था। जियुन उसके नॉलेज से इंप्रेस हो गई। मन में सोचा, नीली तो बाप है, इसने लाइब्रेरी का पूरा भंडार पी लिया लगता है। नीली किताबों को देखते हुए बोला, वैसे सिर्फ एक किताब के लिए कोई फालतू भाषा सीखना जरूरी नहीं, और तेरी बॉडी टाइप देखकर तो बिजली आग वाली तकनीकें वैसी फिट नहीं बैठती। जियुन हक की बक की होकर पूछ बैठी, फिर मेरे लिए कौन सी टेक्निक बढ़िया है? नीली ने बिना हिचके जवाब दिया, बर्फली ब्लिजर्ड टाइप की टेक्निक। जियुन के होश उड़ गए। इसको कैसे पता चल गया? मेरी बॉडी टाइप तो दादाजी ने फैमिली सीक्रेट टेक्निक से ही चेक की थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये बात तो घर में भी कोई शेयर नहीं करता। नीली ने समझाया, तेरे परिवार के बैकग्राउंड को देखते हुए उन्होंने बॉडी टाइप तो चेक किया होगा, पर आत्मा सागर सोल सी का असली स्वरूप शायद नहीं देखा। हो सकता है जो कल्टीवेशन टेक्निक दी गई है वो तेरे लिए बेस्ट ना हो। जियुन ने हैरानी से पूछा, आत्मा सागर क्या? नीली ने मुस्कुराकर बोला, चल थोड़ा टाइम निकाल, मैं तेरा सोल सी टेस्ट करवा दूं, पता चल जाएगा तेरा असली नेचर क्या है। जियुन सोचती रही, फिर मन में आया, अगर दादाजी वाली टेक्निक हुई तो फिजिकल टच लगेगा। फिर तुरंत सिर हिला दिया, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। नीली हक्का बक्का अब लू पियाओ अपने छुपे दोस्तों से बोला, अब तो गई भैंस पानी में,
नीली की बुरी तरह बैंड बजने वाली है। नीली हौस पड़ा। अरे टेंशन मत लो, टेस्टिंग बहुत आसान है, बस एक नया सोल क्रिस्टल चाहिए। अपनी आत्मा की पावर इसमें डाल, मैं बस देख लूंगा, हो गया। इससे सोल सी का असली रूप सामने आ जाएगा। जियुन को यकीन नहीं हुआ। इतना सिंपल? शायद मैंने नीली को गलत समझा। नीली मुस्कुराते हुए निकलते निकलते बोला, मैं कल फिर आऊंगा यहां। अगर टेस्ट कराना है मिल लेना इसी टाइम। जियुन बस चुपचाप सुन रही थी। दूर लू पियाओ और उसका गैंग सब देख सुन रहे थे। लू पियाओ सोचने लगा, आमतौर पर लड़के जब किसी देवी जैसी लड़की से बात पाते हैं तो मौके को खींचते रहते हैं, पर ये नीली तो उल्टा जा रहा है। क्या सच में ये हार्ड टू गेट वाला लेजेंडरी मूव है? जैसे ही नाइली आगे बढ़ता है, पीछे से जियुन उसे पुकारती है, नाइली। नाइली मुड़कर शांत भाव से पूछता है, क्या बात है? नाइली जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ा, पीछे से एक हल्की मगर साफ आवाज आई, नाइली। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद ये जियुन की थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह जियुन, जो हमेशा शांत रहती है और मुश्किल से किसी से बात करती है, आज खुद नाइली को रोक रही है। उसके दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ दोस्त तो हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक कोने में खड़ा डूजे नाइली को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने नाइली को कम आंका था। वो जानता था कि नाइली अलग है, लेकिन इतना अलग इसका अंदाजा उसे नहीं था। वहीं वेई नान तो पूरी तरह जोश में आ गया। वो फुसफुसाते हुए बोला, अब समझ में आया, ये ही असली बॉस है। पहले शियाओ निंगेर और अब ये जियुन। नाइली सबका ध्यान खींच रहा है। उधर नाइली थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने पलट कर देखा। सामने ये जियुन खड़ी थी, अपने बालों में हल्का सा रिबन, शांत चेहरा और आंखों में उत्सुकता। उसने धीमी आवाज में कहा, नाइली, तुम्हारा इंस्क्रिप्शन का ज्ञान बहुत गहरा है। क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूं? उस क्षण नाइली के दिल में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। ये वही जियुन थी जिसे वह अपनी पिछली जिंदगी में कभी छू भी नहीं सका था, और अब वह खुद उसके पास खड़ी थी, मदद मांग रही थी। शायद किस्मत उसे दूसरा मौका देने लगी थी। नाइली आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। जियुन दो स्क्रॉल को ध्यान से देखती है और कहती है, ये दोनों ग्रीन ब्रॉन्ज स्क्रॉल्स ब्लिजर्ड इंस्क्रिप्शन स्क्रॉल्स हैं। जैसे ही वो स्क्रॉल पर ध्यान केंद्रित करती है, उसमें एक जादुई सिंबल अपीयर होता है जो इसकी शक्ति को दर्शाता है। नाइली स्क्रॉल की ओर देखते हुए कहता है, ये दोनों स्क्रॉल्स तो कभी भी एक्टिवेट हो ही नहीं सकते थे। जियुन थोड़ी उलझन में स्क्रॉल की डिटेल्स चेक करते हुए कहती है, शायद डिजाइन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि एग्जैक्टली कहां। एक ब्लिजर्ड इंस्क्रिप्शन स्क्रॉल की कीमत लगभग 1000 डीमन स्पिरिट करेंसी से भी ज्यादा होती है, और फिर भी ये काम नहीं कर रहे। नाइली एक इंस्क्रिप्शन को ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरें बहुत तेज थीं। इस इंस्क्रिप्शन की ड्राइंग में तो जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन प्रोफेसर तक को समझ नहीं आता कि असली दिक्कत कहां है। उसने कहा, तुम अपने पापा से पूछ सकते हो, वो जरूर जानते होंगे। इतना कहने के बाद वो थोड़ी उदास हो गई और चुपचाप नीचे देखने लगी। नाइली उसे देखकर समझ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, यी जियुन ने बहुत कम उम्र में अपनी मां को खो दिया था। उसके पिता शहर के लॉर्ड हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं, और उसके दादा एक महान डीमन स्पिरिटिस्ट हैं जो सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन्स में एक्सपेडिशंस पर रहते हैं। ऐसे में वो किससे सवाल पूछे? असल में उसके पास कोई नहीं है। नाइली की नजर अब जियुन की उदासी को समझने लगी थी। नाइली कहता है, अगर तुम्हें स्कूल के बाद कोई भी सवाल हो तो तुम मुझे यहां आकर ढूंढ सकती हो। जियुन हल्के से सिर हिलाकर सहमति देती है और एक स्क्रॉल को ध्यान से देखती है। नाइली उसे स्क्रॉल दिखाते हुए बताता है, ये स्क्रॉल ब्लिजर्ड श्रेणी का है, ग्रीन ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन जिसका नाम है ब्लिजर्ड नाइफ। इस इंस्क्रिप्शन की संरचना में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। जियुन आश्चर्य से पूछता है, पोर क्वालिटी स्क्रॉल? नाइली समझाते हुए कहती है, जिस व्यक्ति ने ये स्क्रॉल बनाया है वो नकली स्क्रॉल बनाने में बहुत माहिर है। अगर कोई अनुभवहीन और लापरवाह हो तो उसके द्वारा ऐसा स्क्रॉल खरीद लेना समझा जा सकता है। नाइली ने बताया कि ये इंस्क्रिप्शन ब्लिजर्ड स्पिरिचुअल इंसेक्ट के खून से लिखा गया है। आमतौर पर इन कीड़ों का खून सिल्वर ग्रे रंग का होता है,
लेकिन इस स्क्रॉल में इस्तेमाल हुआ खून चमकीला सिल्वर रेड है। नाइली ने आगे बताया कि ये स्क्रॉल शायद छोटे या कमजोर ब्लिजर्ड कीड़ों के खून से बना है, इसलिए ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा। जियुन हैरान रह जाती है। वह सोचती है, तो असली समस्या यही थी। कोई भी इस इंस्क्रिप्शन को पूरा नहीं समझ पाया क्योंकि ये पहले से ही पूरा और सही था। यहां तक कि वाइस प्रिंसिपल भी इसे नहीं सुलझा पाए। अब जियुन नाइली की ओर देखती है और मन ही मन सोचती है, नाइली ने तो इसे एक झलक में ही समझ लिया। क्या उसकी जानकारी वाइस प्रिंसिपल से भी ज्यादा गहरी है? फिर वो कहती है, चलो अब अगला स्क्रॉल देखते हैं। आखिर में जियुन के मन में नाइली को लेकर धारणा बदल रही है। वो सोचती है, ये तो उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने पहले समझा था। ये जियुन की नजरों में नाइली की छवि अब बेहतर हो रही है। नाइली कहता है, ये लिनफंग जो शुए इंस्क्रिप्शन है जो ब्लिजर्ड कैटेगरी से संबंधित है। ये एक समय पर सिल्वर ग्रेड इंस्क्रिप्शन मानी जाती थी। फिर वो एक प्राचीन स्क्रॉल को खोलते हुए बताता है, लेकिन डार्क एजेस के बाद जो बचा वो एक इनकम्प्लीट इंस्क्रिप्शन थी। नाइली मुस्कुराते हुए कहता है, टाइम के साथ जब इसे बाद की जनरेशंस ने पूरा किया तो इसकी ग्रेड गिर गई और ये एक ग्रीन ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन बन गई। जियुन को पता चलता है कि लिनफंग जूशुए कभी एक सिल्वर ग्रेड इंस्क्रिप्शन था। वो हैरानी से कहती है, अरे लिनफंग जूशुए पहले सिल्वर ग्रेड इंस्क्रिप्शन था? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? इस पर नाइली आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैं इस इंस्क्रिप्शन की स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव करना चाहता हूं। जियुन चौंक कर पूछती है, बदलाव करना? नाइली हल्के अंदाज में कहता है, हां थोड़ा सा। जियुन गंभीर होकर सोचती है, कैसा बदलाव? मेरे दादा एक लेजेंडरी डीमन स्पिरिटिस्ट हैं जो खुद से इंस्क्रिप्शंस बना सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कैजुअली ये नहीं कहते कि वो किसी कंप्लीट इंस्क्रिप्शन में बदलाव करेंगे। नाइली मुस्कुराते हुए मेज पर बैठ जाता है और कहता है, वो क्या तुम्हारे पास पेन है? वो पेन ढूंढ रहा है ताकि बदलाव करके दिखा सके। जियुन उसके पास आती है और उसे एक सिल्वर हॉर्न पेन देती है। जियुन धीरे से पेन आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये लो। नाइली मुस्कुराते हुए पेन को देखकर कहता है, सिल्वर हॉर्न पेन? बढ़िया चीज है। जैसे ही दोनों का हाथ पेन पकड़ते वक्त हल्का सा छूता है, एक झटका सा महसूस होता है। जियुन के मन में चलता है, हाथ छू गया। वो थोड़ी शर्माती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। क्या नाइली ने यह जानबूझकर किया? वहीं नाइली शांत दिखता है। जियुन खुद को थोड़ा अजीब महसूस करते हुए सोचती है, उफ, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। नाइली बैठा है, उसके सामने एक टेबल है और हाथ में है एक खास इंस्क्रिप्शन पेन। वो बहुत ध्यान से काम कर रहा है। वो एक पावरफुल इंस्क्रिप्शन बना रहा है। नाइली धीरे से कलम को स्क्रॉल की सतह पर चलाता है और मुस्कुराकर कहता है, यह है पूरा सिल्वर ग्रेड का लिनफंग जोशुए इंस्क्रिप्शन। ये कोई आम डिजाइन नहीं है। इसे पुराने 36 मेथड्स फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन से बनाया गया है। फिर वो उस डिजाइन को देखकर कहता है, यह है इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर, यानी अब ये इंस्क्रिप्शन पूरी तरह से तैयार और मजबूत है। नाइली बहुत होशियार है। उसे इंस्क्रिप्शन की गहरी समझ है और यही बात उसे बाकी सभी से अलग बनाती है। जियुन सोचती है, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और नाइली ने इसे इतनी जल्दी पूरा कर लिया, फिर भी मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही। तभी नाइली की आवाज सुनाई देती है। शायद उसने पहले से कोई मैजिक मैसेज छोड़ा था। इसे स्टोर कर लो, जब मैं वापस आऊंगा तो इसे स्क्रोल में बनवाकर टेस्टिंग करवाऊंगा। जियुन हैरान रह जाती है। उधर कुछ लड़के किताबों की अलमारी के पीछे छुपकर झांक रहे होते हैं। ये नाइली के दोस्त होते हैं, डू, जी, वेनान और बाकी। वो चौंकते हैं, अरे जियुन तो सच में नाइली से बात कर रही है। वो उससे प्रैक्टिस और इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रही है। अब सीन बदलता है, शाम का समय है। खिड़की के पास नाइली और जियुन खड़े हैं। जियुन मुस्कुराकर कहती है, क्लासमेट नाइली, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए धन्यवाद। हमारा प्रॉमिस मत भूलना। फिर जियुन धीरे से खड़े होकर वहां से जाने लगती है। नाइली उसे जाते हुए देखता है, जैसे वो उस वादे को निभाने के लिए तैयार हो। जियुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, हाथ हिलाया और कहा, हम कल भी यहीं मिलेंगे। फिर आंख मारते हुए बोली, सी यू देयर। उसके चारों तरफ चमकते हुए सितारे जैसे माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। वो नजरों से ओझल हो गई।
दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ा था नाइली, जो उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और दिल में कुछ कहने की हिचक थी। औच नाइली। वो कुछ न कह सका, बस मुस्कुराकर हाथ हिलाया। उसके दिल में था बस एक ही ख्याल, जियून से फिर मिलना है, कल वहीं इसी लाइब्रेरी में। जियून लाइब्रेरी की गलियों से होकर निकलती है। उसकी चाल शांत और सौम्य है। दूर से नाइली उसे देख रहा होता है और मुस्कुरा कर सोचता है, मेरी ये जियून से पहली कॉन्वर्सेशन काफी सेटिस्फैक्टरी रही। वो बेहद खुश है क्योंकि जियून से उसकी बातचीत सफल रही। नाइली खड़ा होता है और अपने आप से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही वो मुड़ने वाला होता है, उसे किसी की मौजूदगी का आभास होता है। वो पीछे मुड़ता है और तभी अचानक शेन युए गुस्से में आकर नाइली की कॉलर पकड़ लेता है। नाइली चौंक जाता है। उसकी आंखों में हैरानी है। शेन युए के चेहरे पर साफ जलन है। शायद जियून से नाइली की बात उसे पसंद नहीं आई। शेन युए की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वो सीधा नाइली के पास आता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। नाइली हैरान होकर बोलता है, शेन युए। शेन युए जोर से चिल्लाता है, तुम और ये जियून अभी किस बारे में बात कर रहे थे? नाइली को यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। वो शेन यू को चेतावनी देता है, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं सख्ती से पेश आऊंगा।